सोम सुलभा को उसके कक्ष में अपनी माँ के बारे में बता रहा था, लेकिन रानी कौशला देवी उस कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। इस बात से दोनों अनजान थे। सोम ने सुलभा से कहा, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि सम्राट माँ को क्यों ढूंढ रहे थे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सम्राट माँ से इतना नाराज थे? तो सुलभा ने कहा, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता पुत्र। हम खुद मातंगी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सम्राट और उसके बीच क्या हुआ था इस बारे में किसी को अब तक कुछ नहीं ज्ञात है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रानी उस कक्ष के द्वार पर पहुंचकर रुक गई। उन्होंने असमंजस से अपने मन में कहा, यह आवाज तो सुलभा के कक्ष से आ रही है। आखिर अंदर कौन हो सकता है? और यह आवाज तो किसी पुरुष की है। ये सोचकर रानी ने एक झटके में उस कक्ष का द्वार खोल दिया। सामने सुलभा अपने आसन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में किताब थी जिसे वो बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसे देखकर रानी उसके कक्ष के अंदर आई। वो सामने की तरफ देख रही थी, लेकिन सोम पीछे की तरफ दरवाजे से सट कर खड़ा था। यदि रानी कौशला देवी ने एक बार भी पलट कर देखा होता तो सोम को आज उनके सवालों से कोई नहीं बचा सकता था। सोम के पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो धीमी सांसें ले रहा था ताकि रानी कौशला को उसकी आहट भी ना हो। सामने सुलभा के अलावा कोई नहीं था। ये देखकर रानी पीछे पलटने ही वाली थी कि तभी सुलभा ने रानी से सवाल किया, रानी कौशला देवी आप यहाँ हमारे कक्ष में? सुलभा का सवाल सुनकर रानी कौशला देवी पलटने से पहले रुक गई और मुड़कर सुलभा से कहती हैं, हमें तुम्हारे कक्ष से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर सुलभा अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए साधारण लहजे में कहा, पुरुष हमारे कक्ष में? नहीं रानी, ये कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जब सुलभा रानी को अपनी बातों में उलझा रही थी तभी सोम मौका पाकर कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही वो कक्ष से बाहर निकला, रानी को कुछ आहट हुई। उन्होंने तुरंत पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रानी ने सुलभा से जाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, हमें ही भ्रम हुआ होगा। ये बोलकर रानी कौशला भी तुरंत कक्ष के बाहर निकल गई। सुलभा ने उनके जाते ही सुकून की सांस ली और खुद से कहा, अच्छा हुआ रानी कौशला ने सोम को नहीं देखा, अन्यथा अनर्थ हो जाता। लेकिन सुलभा के कक्ष से बाहर आकर रानी कौशला देवी रुक गई और संदेह भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, आवाज तो किसी पुरुष की ही थी, अगर सुलभा के पास कोई नहीं था तो ये आवाज आई कहां से? ये बोलकर रानी कौशला देवी वहां से निकल गई, लेकिन सोम चोरी चुपके सबकी नजरों से छुपते हुए अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। वो अपने गलियारे के पास पहुंचा ही था कि अगले ही मोड़ पर उसे आवाज आई, लुका छुपी का खेल बंद करो सोम। यह आवाज सुनकर सोम अवाक रह गया। वो घबराकर वहीं खड़ा हो गया। उसने साहस करते हुए जब पलट कर देखा तो पीछे खंबे से टिककर राजकुमारी मुकुंदा खड़ी थी। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और दोनों हाथ बंधे हुए थे। राजकुमारी को देख सोम की जान में जान आई। उसने सुकून की सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, ये आप हैं? एक पल के लिए आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। राजकुमारी खंबे से हटकर उसके पास आई और उसे तरेड़ते हुए कहती हैं, क्यों, हम कोई भूत हैं जो तुम्हें खा जाते? सोम ने उसकी बात को नकारते हुए निश्चिंत होकर कहा, अरे नहीं राजकुमारी, हमें तो लगा कि रानी को। बोलते बोलते सोम रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। उसने तुरंत बात पलट दी और कहा, हमें लगा कि इतने बड़े महल में कोई रानी का भूत ना घूम रहा हो। सोम की ये बात और उसके चेहरे की बेवजह मुस्कान मुकुंदा को कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोम के बाजू पकड़े और धीरे से कहा, सोम, ये वक्त बकवास करने का नहीं है। और दोनों के बीच ना के बराबर दूरी थी, जिसे दूर से रानी कौशला देवी ने देख लिया था। तो उस वक्त आम्रपाली को देखने उसके कक्ष के पास आ रही थी, लेकिन उन्हें सामने सोम और राजकुमारी दिख गए। राजकुमारी का मुख सोम के कान के पास था। वो दूर से काफी करीब दिख रहे थे। उन्हें देख रानी कौशला ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और शर्म से उन्हें कोसते हुए कहा, अब इन वैशाली वालों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये आम्रपाली अपने साथ अपने ही जैसे लोग लेकर आई है। ये बोलकर उन्होंने उन दोनों को आवाज लगाई और कहा, अगर तुम दोनों के पास कक्ष नहीं है तो महल से बाहर चले जाओ, लेकिन यहाँ खड़े होकर ये अश्लील तमाशा मत करो। ये राजमहल है, ना कि नगर वधू का कक्ष। उनकी आवाज सुनकर राजकुमारी तुरंत सोम का हाथ छोड़कर दूर हट गई और सोम से चिढ़ते हुए अपनी नजर फेर ली।
रानी कौशला को देख सोम एक बार फिर घबरा गया था। जैसे ही रानी कौशला वहां से गई, राजकुमारी फिर सोम से कुछ कहने वाली थी, लेकिन सोम के चेहरे पर पसीना देख वो समझ गई कि कुछ तो जरूर हुआ है जो सोम हमसे छुपा रहा है। उन्होंने आवाज में मजबूती लाते हुए सोम से कहा, रात काफी हो गई है, इसलिए जाकर आराम करो, लेकिन कल सुबह हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर राजकुमारी मुकुंदा वहां से चली गई, लेकिन सोम उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, राजकुमारी क्रोधित नजर आ रही हैं, कल सुबह उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी असमंजस में वो अपने कक्ष की तरफ बढ़ गया। अगले दिन सुबह आम्रपाली की मगध में पहली सुबह थी। पहाड़ों के बीच से निकलते हुए सूरज की पहली किरण झरने और नदी के मधुर धुन के साथ आम्रपाली के कक्ष में आ रही थी। सुबह की ठंडी हवा से आम्रपाली के कक्ष के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो प्रकृति भी आम्रपाली को अपने ढंग से सुलाने की कोशिश कर रही थी। आम्रपाली की नींद अभी तक नहीं टूटी थी, तभी उसके कान में हल्की मनमोहक आवाज आई, आम्रपाली। आम्रपाली ने पहली आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन एक बार फिर उसके कान में वही मधुर आवाज आई, आम्रपाली उठ जाओ। वो आवाज सुनकर आम्रपाली ने झट से आंखें खोली तो सामने सम्राट का चेहरा था। सम्राट उसके काफी करीब झुके हुए थे। सम्राट को देखकर आम्रपाली डर कर उठ गई और घबराते हुए कहती है, हाँ सम्राट बिंबिसार जी, आप हमारे कक्ष में, और ये क्या कर रहे थे आप? सम्राट आम्रपाली को इस तरह घबराते हुए देखकर मुस्कुराने लगे और धीरे से पीछे हटते हुए कहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस आपको उठा रहे थे। ऐसा कहते हुए वो आम्रपाली के हाथ के पास बैठ गए और उसे थामते हुए कहते हैं, लेकिन आप है कि उठ ही नहीं रही थी। सम्राट ने बहुत ही प्यार से आम्रपाली का हाथ पकड़ा था, जिससे आम्रपाली के अंदर सिरहन सी दौड़ पड़ी थी। इसलिए उसने सम्राट से हाथ दूर किया और कहा, हाँ हम जागने वाले थे और हमें जगाने का ही कौन सा तरीका था? आप दूर से भी तो हमें उठा सकते थे ना, सम्राट बिंबिसार जी। आम्रपाली बार बार अपनी नजरें सम्राट से हटा रही थी। सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा और काफी आराम से कहा, पहले आप हमें बताइए, आप ये बार बार हमें सम्राट बिंबिसार जी कहकर क्यों बुलाते हैं? आप हमें सम्राट कह सकती हैं या फिर हमारा नाम भी ले सकती हैं, या भानु प्रताप भी बुला सकती हैं। सम्राट ने जब भानु प्रताप का नाम लिया तो आम्रपाली एक पल के लिए उनकी यादों में चली गई थी। वो मन में कहती है, भानु प्रताप, हम आपको चाहकर भी नहीं भूल सकते सम्राट, क्योंकि आज हमारा स्वप्न उन्हीं की वजह से पूर्ण हुआ है। लेकिन तभी सम्राट उनके ख्यालों की माला तोड़ते हुए कहते हैं, खैर आप हमें जो भी बुलाएं, सब में हमें आपका प्रेम दिखता है, लेकिन आज आपको पहली बार सुकून से सोते हुए देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप मगध में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आम्रपाली शांत होकर सम्राट की बातें सुन रही थी, क्योंकि अब उसे हर वक्त सम्राट के साथ रहना था। तभी सम्राट वहां से जाते हुए कहते हैं, आम्रपाली जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम आपको सबसे पहले राजमाता से मिलवाएंगे और फिर आप हमारे साथ राजगृह विचरण के लिए चलेंगी। इतना कहकर सम्राट वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आम्रपाली ने अपने शांत मन को भंग करते हुए कहा, ये सच है सम्राट बिंबिसार जी, हम आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर सा है मन में, जो हम चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। आखिर किस डर की बात कर रही थी आम्रपाली, जिससे उसके चेहरे के भाव मायूसी में बदल रहे थे? इसके बाद वो भी तैयार होने के लिए चली गई। दूसरी तरफ आज सुबह से ही राजमाता पूरे महल की साफ सफाई करवाने में व्यस्त थी। वो सबको फटाफट हाथ चलाने का बोलकर सम्राट के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय रानी चेलना अपने हाथ में तांबे का जलपात्र लिए पूरे महल में जल छिड़क रही थी। जब राजमाता की नजर रानी चेलना पर पड़ी तो वो वहीं खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए देखते हुए खुद से कहती हैं, किसी काम की रानी नहीं है दोनों। अच्छा हुआ सम्राट ने किसी को भी महारानी घोषित नहीं किया, अन्यथा सम्राट की पत्नियों के नाम पर कलंक है ये दोनों। एक को चुगली करने से फुर्सत नहीं और दूसरी ने मूर्खता में महारत हासिल कर रखी है। ये बोलकर उन्होंने सामने से आ रही रानी चेलना को क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, रानी चेलना। उनकी आवाज सुनकर रानी चेलना चौंक गई। सामने से राजमाता उसके पास आकर कड़क आवाज में कहती हैं, हमने आपसे क्या कहा था और आप ये क्या कर रही हैं? रानी चेलना उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर घबरा गई थी, लेकिन अपने डर को छुपाकर वो कहती हैं,
राजमाता, आपने ही तो कहा था कि जितनी जल्दी हो सके गंगा जल से पूरे महल को शुद्ध करना है। हाँ, हमने कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि शुरुआत देवालय से करनी है। और आप ये क्या कर रही हैं? राजमाता ने जैसे ही अपनी बात रखी, रानी चेलना तुरंत उनकी आज्ञा का पालन कर देवालय की तरफ भागी। तभी सम्राट राजमाता के पास आए और उन्हें क्रोध में देख आदर भाव से कहते हैं, राजमाता, सुबह सुबह इतना क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। आइए, तुम्हारे साथ चलिए। राजमाता सम्राट से भी क्रोधित थी, लेकिन सम्राट ने उन्हें कुछ कहने या बोलने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें अपने साथ एक छोटे से अतिथि कक्ष में ले गए, जहाँ सिर्फ अतिथि बैठकर बात कर सकते थे। राजमाता सम्राट को रोकना चाहती थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी बात सुनो, अभी हमें आम्रपाली से नहीं मिलना, क्योंकि इससे आगे राजमाता कहने ही वाली थी कि वो किसी नगरवधु के पास जाना भी पाप समझती हैं। लेकिन सम्राट ने उनकी बात को काट दिया और कहा, बड़ी माँ, तुम जानते हैं वक्त आपके जलपान का है, लेकिन आपको पहले आम्रपाली से मिलना होगा। आप यहीं बैठिए, हम अभी आए। ये बोलकर सम्राट वहां से बाहर आम्रपाली को देखने के लिए जाने लगे। वो राजमाता से आम्रपाली को मिलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजमाता के अंदर आम्रपाली के लिए घृणा के बीज रानी कौशला देवी ने पहले से ही बो दिए हैं। राजमाता ने कई तरह से सम्राट से कहने की कोशिश की थी, पर सम्राट ने उनकी एक ना सुनी और वो आम्रपाली को लेने के लिए चले गए। आम्रपाली तैयार होकर उसी ओर आ रही थी। सम्राट ने जब उसे देखा तो उनकी खुशी दुगनी हो गई थी। आम्रपाली ने आज कोई लहंगा चूनर धारण नहीं किया था। राजमाता से मिलना था, इसलिए उसने उनकी खुशी का मान रखने के लिए गुलाबी रंग की रेशम की साड़ी धारण की थी, जिसे कमर में सोने की करधन से बांधा हुआ था। उसने अपने बालों को गूंथा हुआ था, जो कि उसके कंधे से सामने की तरफ थे। उसने अपने बालों में सफेद रंग का गजरा भी लगाया था, जो कि उसकी सादगी में 4 चांद लगा रहे थे। सम्राट को देख आम्रपाली उनके पास आकर रुक गई। आज फिर सम्राट अपलक उसे देखे जा रहे थे। उनकी नजरें देख आम्रपाली कुछ ना कह सकी। उसने अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ की चूड़ियों की खनखन से आहट की। उस आवाज को सुनकर सम्राट अपनी दुनिया में वापस आए और हल्की सी शर्म भरी नजरों से उन्होंने आम्रपाली से कहा, आपको इस रूप में देख राजमाता बहुत खुश होंगी। ये बोलकर सम्राट आम्रपाली को लेकर राजमाता के पास जाने लगे। आम्रपाली सम्राट के पीछे ही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजमाता का क्रोध उसकी खुशियों को कब तक बरकरार रहने देगा। राजमाता पहले से ही अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर कक्ष में बैठी हुई थी। उन्होंने दरवाजे से अपना मुख फेर रखा था। सम्राट आम्रपाली को लेकर कक्ष में प्रवेश करते कहते हैं, राजमाता, ये है आम्रपाली। सम्राट की आवाज सुनकर राजमाता ने जब आम्रपाली की तरफ देखा तो उसके चेहरे को देखकर उनकी गंभीरता एक पल के लिए गायब सी हो गई। उन्होंने अपने मन में कहा, देखने में तो ये बहुत मासूम लगती है, और काम वेश्या के। ये सोचते ही एकाएक उनके मुख से निकला, नीति कहती है जो जितना मासूम दिखता है अंदर से उतना ही खूंखार होता है। हीरा जितना सुंदर देखने में लगता है उतना ही जहरीला होता है। उसे धारण अवश्य किया जा सकता है, लेकिन मुंह नहीं लगाया जा सकता है। राजमाता ये सब कुछ बहुत ही शालीनता से कह रही थी, लेकिन ये बात आम्रपाली और सम्राट की समझ से बाहर थी। लेकिन इन बातों को नजरअंदाज कर आम्रपाली आगे आई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। लेकिन तभी राजमाता टस से मस हुए बिना क्रोध में कहती हैं, खबरदार। ये सुनकर आम्रपाली के हाथ उनके पैर छूने से पहले ही रुक गए। सम्राट असमंजस्य में आ गए। आम्रपाली भी दुविधा में थी। उसने जब राजमाता की तरफ देखा तो राजमाता ने कठोर स्वर में जवाब दिया, खबरदार, जो तुमने हमें या हमारे इस मंदिर जैसे महल के किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। राजमाता के कठोर शब्द सुनकर क्या निर्णय लेंगे सम्राट? क्या राजमाता आम्रपाली को मगध से बाहर कर देंगी? जानने के लिए सुनते रहिए